आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में सुबह सुबह जोर के धमाके की आवाज़ ने सुनने वालों को डरा दिया। तमाम तरह की चर्चाएं और बातें होने लगी। रात तक ये पता नहीं लग पाया कि आखिर धमाके की आवाज़ किस चीज़ की थी। खैर, इस बीच मुख्य सचिव और डीजीपी भी हेलीकॉप्टर से बरेली पहुंच गए। पहली मरतबा कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस और प्रशासनिक प्रमुख ने बरेली आकर जोन में की गई व्यवस्थाओं को परखा और निर्देश जारी किए। खुराफातियों के साथ सख्ती से निपटने और कांवड़ यात्रा को बगैर किसी हादसे के सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी बताया गया है कि मास्क के साथ कांवड़ रूट पर शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। विकलांग प्रीत की नाले जबकि बीटेक छात्र अजय की रामगंगा से लाश मिल गई है। मस्जिद के नायब इमाम के शव का पुलिस ने पोस्टमार्टम करा लिया। बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर थाने पहुंच गई है। पुलिस ने उस 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है जो पत्नी को जलाकर मारने का मुकदमा दर्ज होने के 4 साल बाद से वो फरार चल रहा था। कलेक्ट्रेट में एक बड़ा काम हुआ है, क्या जानिएगा। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। डीजीपी बोले तीसरे और चौथे सोमवार पर ज्यादा सतर्कता। यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण आज बरेली में थे। वो हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइंस के हेलीपैड पहुंचे। यहां से सर्किट हाउस आ गए। जोन के अफसरों के साथ सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर मीटिंग की, व्यवस्थाएं जानी, तैयारियों का जायजा लिया। खास तौर से तीसरे और चौथे सोमवार पर बेहद सतर्क रहने के निर्देश दिए। बाद में वो मीडिया से मुखातिब हुए। साफ कर दिया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल बगैर किसी एक्सीडेंट संपन्न कराने का रोड मैप जानने और बताने के लिए आए हैं। यही वजह रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी और सवाल को नहीं लिया गया। कांवड़ यात्रा के रूट पर मांस की दुकानें बंद रहेंगी, ये अफसरों की तरफ से पहले ही बता दिया गया था। शराब की दुकानों को लेकर कंफ्यूजन था कि इसके लिए क्या आदेश रहेंगे, ये बात डीजीपी ने साफ कर दी। उन्होंने इस लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा कि मांस के साथ मदिरा की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। एक और ख़ास बात भी कही कि डीजे की आवाज़ तय मानक से ज़्यादा नहीं हो, इसका खाका पहले ही तैयार करा लिया गया। आइए मुख्य सचिव और डीजीपी से रूबरू कराते हैं। आज बरेली जनपद में बरेली जोन के इसमें मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल के सभी 9 जिलों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। उनके साथ आगामी कांवड़ यात्रा का जो कि श्रावण के पूरे मास में चलती है उसकी समीक्षा की गई, उनकी तैयारियों की समीक्षा की गई। और इसमें सभी अधिकारियों ने, सभी जिलाधिकारियों ने, सभी एसएसपीज ने अपने अपने ज़िले में जो भी तैयारियां हैं, जो भी पहले इंसिडेंट्स हुए हैं, जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं और जो की जा रही हैं उसके बारे में अपना प्रेजेंटेशंस दिए। कुल मिलाकर के जैसा कि आप जानते हैं कि ये न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है। इसमें करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा संपन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई है। इसमें सभी बिंदुओं पर जो अवस्थापना के बिंदु हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिंदु हैं, डिप्लॉयमेंट के बिंदु हैं, उन विषयों पर चर्चा हुई। और पूरे मास में यहाँ पर विशेष तौर पर 3rd और 4th मंडे को ज़्यादा भीड़ रहती है, ज़्यादा कावड़िया यहाँ पर आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर और भी कुछ चैलेंजेस हैं क्योंकि इस दौरान कुछ और भी कार्यक्रम हैं। उन सभी को देखते हुए जो व्यवस्थाएं की जानी है उन व्यवस्थाओं की पूरी तरह समीक्षा की गई, जिससे ये सब सकुशल रूप से संपन्न हो सके। आज जैसा डीजीपी साहब ने बताया, हम लोगों ने समीक्षा की, सभी 9 जिलों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए और जो हम लोग को अभी लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी है, आपसी तालमेल बहुत अच्छा है और सभी विभाग जो इन व्यवस्थाओं से जुड़े हैं उन्होंने अपनी तैयारियां की हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने से एक वैकल्पिक मार्ग एक बहुत अच्छा हम लोग को उपलब्ध हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो तैयारी यहाँ पे दोनों मंडलों में है और जो एडीजी साहब ने काफ़ी बैठकें करके आपसी समन्वय स्थापित करके दोनों कमिश्नर साहबान ने, डीआईजी साहबान ने व्यवस्था कराई हैं, ये आयोजन बहुत अच्छी तरह से होगा, बहुत सफल रहेगा। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की शासन की अपेक्षा है कि ज़ीरो इंसिडेंट, ज़ीरो एक्सीडेंट के रूप में संपन्न हो, उसको हम आयोजित करा पाने में सफल हो सकेंगे। सर, बदायूं मार्ग है उस पर जो 6 लेन रोड बनने आया, बीच में टूटा हुआ है रास्ते का और जो पत्थर डाले जा रहे हैं उसमें मिट्टी मिला करके डाले जा रहे हैं। वो चीज़ें तो आप मिट्टी अलग हो जाएगी, आप बता दें कमिश्नर साहब होगी सर, उसमें उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ हो तो आप यदि बता देंगे तो हम लोग कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके उसका समाधान।
दो बातें हैं। सबसे पहले तो जैसे कि अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि कांवड़ जो पूरी यात्रा है वो पूरा जीरो एक्सीडेंट के साथ संपन्न हो। तो अगर आप देखेंगे तो विगत कुछ वर्षों में जो इस प्रकार के एक्सीडेंट्स हैं, जो इंसिडेंट्स हैं, उनकी संख्या में काफ़ी लगातार कमी आई है। और उसका कारण यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, जो तैयारी की जाती है, उसकी क्वालिटी में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और साथ ही साथ जो रिस्पांस है एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का किसी भी घटना के होने पर, उसमें कोई कमी ना हो, त्वरित और क्विक उस पर रिस्पांस हो और सही रिस्पांस हो। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति, कोई अराजक तत्व इसका फ़ायदा उठा करके कोई इस प्रकार की हरकत करता है तो कानून के सम्मत कार्रवाई की जाए। सर, देखा जा रहा है उन पर मदरा की दुकानें होती हैं, मांस की होटल होते हैं, उनका किस तरह से पूरे प्रदेश में निर्देश दिए हैं? पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्ग जितने भी हैं उनमें इस दौरान जो मांस मदिरा की दुकानें हैं उनको प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए गए हैं। नहीं, डीजे के साउंड के लिए विशेष तौर पर उनके साइज़ के लिए उसके साउंड डेसिबल 75 डेसिबल जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, जो उसके साइज़ हैं उसके बारे में विशेष निर्देश दिए गए हैं। और उस साइज़ का कंप्लायंस कराने के लिए लगातार संवाद जो है वो किया गया है। जो डीजे संचालक हैं, जो डीजे के शॉप्स हैं, वहाँ पर पहले से ही उनको चिन्हित करके उनको आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, आवश्यक निर्देशात्मक कार्रवाई की गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उन निर्देशों का पालन करते हुए जो डीजे के साइजेज़ हैं, जो डीजे के वॉल्यूम लेवल्स हैं, वो निर्धारित मानकों के अनुसार ही होंगे। बाद में मुख्य सचिव और डीजीपी एडीजी जोन के कार्यालय भी गए। वहां पुलिस वेटरन्स पोर्टल का शुभारंभ किया। रिजर्व पुलिस लाइन्स बरेली पहुंचकर नवनिर्मित बास्केटबॉल कोर्ट, नवीनीकृत मीटिंग हॉल का उद्घाटन, श्रावण मास कांवड़ यात्रा की मॉनिटरिंग के लिए नवीन जोनल कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। अत्याधुनिक जोनल कंट्रोल रूम के माध्यम से एक साथ सीसीटीवी फीड, टीवी चैनल, सोशल मीडिया को देखने की सुविधा उपलब्ध है, जिसे जनपदवार अलग अलग ग्रेडों में विभाजित किया गया है। सुबह सुबह जोरदार धमाके से दहल गए लोग। 2 बार धमाके जैसी आवाज़ से सुनने वाले दहल गए। किसी ने छत पर जाकर तो बहुतों ने एक दूसरे को फ़ोन करके धमाके को लेकर बात की। थोड़ी देर में तमाम तरह की चर्चाएं सुनाई देने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां तक हिल गए। धमाके के बाद पेड़ों पर बैठे पक्षी तेजी के साथ हवा में प्रवास करते दिखाई दिए। धमाका किस चीज़ से हुआ ये साफ नहीं हो सका है। अब से पहले भी ऐसे ही धमाके की आवाज़ गूंज चुकी है। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि बरेली में वायुसेना का त्रिशूल एयरबेस है। हो सकता है कि किसी विमान ने बहुत ज़्यादा स्पीड से उड़ान भरी, जिससे धमाके जैसी आवाज़ सुनाई दी। बहरहाल बहुत सारे कयास लगाए गए, लेकिन वायुसेना या आर्मी की तरफ से ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। मस्जिद के इमाम की मौत, बीवी के खिलाफ तहरीर। थाना फतेहगंज पश्चिमी में हुसैनी मस्जिद के नायब इमाम एवं मुअज्जिन अब्दुल कादिर की दर्दनाक मौत का चर्चा आज खूब रहा। इस बीच पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम भी कराया है। उसके बाद नायब इमाम के जनाजे को घर ले जाकर गुस्ल दिया गया, फिर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिए गए। जहां तक कानूनी कार्रवाई का सवाल है तो नायब इमाम मौत से पहले एक वीडियो के जरिए साफ कर गए थे कि उनकी मौत के लिए उनकी बीवी जिम्मेदार है। उसके खिलाफ उनके भाई ने थाने में तहरीर दी है। हमने थाने से जानकारी की तो साफ हुआ कि मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस साक्ष्यों को सामने रखकर तफ्तीश कर रही है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में सीओ हाईवे देवेश कुमार ने हमें क्या जानकारी दी है। अवगत कराना है, दिनांक 29 जुलाई 2026 को थाना फतेहगंज पश्चिमी पर मिशन हॉस्पिटल द्वारा प्राप्त कराए गए मेमो से यह सूचना मिली। मोहल्ला नई बस्ती थाना फतेहगंज पश्चिमी निवासी एक व्यक्ति जिनका नाम अब्दुल कादिर है, उम्र लगभग 24 वर्ष है, जो कि दिनांक 28 जुलाई 2026 को आग लगने से जल गए थे। उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। तत्पश्चात मृतक के भाई अब्दुल खालिक ने भी ये जानकारी दी कि उनके भाई को उसकी पत्नी ने पेट्रोल डालकर जला दिया है, जिस कारण इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में मौके पर जाकर जांच की गई। आसपास लगे हुए सीसीटीवी से वीडियो फुटेज प्राप्त किया गया है। साथ ही मृतक के भाई ने भी अपने भाई का मृत्यु से पूर्व का एक वीडियो उपलब्ध कराया है, जिसमें मृतक ने अपनी पत्नी व उसके परिजनों पर प्रताड़ित किए जाने के संबंध में आरोप लगाए हैं। इन सभी तथ्यों का संज्ञान लेते हुए मृतक का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही उपलब्ध कराई जाई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
पत्नी को जलाकर मारने के इल्जाम में पति गिरफ्तार। थाना बारादरी पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद से वो फरार चल रहा था। उसने अपनी संपत्ति भी बेच दी थी। 4 साल बाद पुलिस ने उसे बड़ा बाईपास रोड से गिरफ्तार कर लिया। उसका नाम नरेश वर्मा उर्फ नरेश चंद्र वर्मा, हाल निवासी बुखारपुरा, मूल निवासी मोहल्ला बुध बाजार, थाना दातागंज, जिला बदायूं है। उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस ने बताया कि पकड़े जाने पर पूछताछ में नरेश ने बताया कि पत्नी के किसी से अवैध संबंध होने का संदेह था, इसी के चलते उसने घटना अंजाम दी थी। जमीन जायदाद बेचकर कभी गाजियाबाद तो कभी दिल्ली में पहचान छुपा कर रह रहा था। अपने वकील से मिलने के लिए बरेली आया तो पकड़ लिया गया। विकलांग बच्चे और युवक के शव हो गए बरामद। आंवला थाने के इलाके में विकलांग बच्चे का शव मिल गया है, जो 3 दिन पहले बारिश के पानी में नहाते समय नाले में गिरकर ओझल हो गया था। उसे तलाशने के लिए पूरी मशीनरी लगा दी गई थी। यहां तक कि कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी रेस्क्यू का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे थे। 8 साल का प्रीत मोहल्ला खेड़ा निवासी नंदराम प्रजापति का इकलौता बेटा था। देखिए, ये प्रीत नाम का बच्चा जिसकी उम्र लगभग 6 साल थी, मोहल्ला खेड़ा वार्ड नंबर 15 से परसों बारिश के पानी के बहाव में आ गया था। दोनों पैरों से विकलांग था। इसके पिता नंदराम ने और वार्ड सभासद ने हमें और अधिशासी अधिकारी महोदय को सूचना दी, तो हम लोग अपनी नगरपालिका की समस्त टीम के साथ खोजबीन के लिए परसों से उतरे। तहसील प्रशासन भी हम लोगों के साथ खोजबीन कर रहा था लगातार। जहां से बच्चा गुमा है वहां से लेके एक पॉइंट पे ये ईओ साहब ने अपने हाथ से लिखा है कौन कौन से कंजेस्टेड पॉइंट हैं, और फिर 4 टीमें बनाई 40 कर्मचारियों के साथ। बाहर के जो तैरने वाले, नाले में घुसने वाले एक्सपर्ट हैं वो लड़के भी बुलाए, और माननीय मंत्री जी के कहने पर डॉग स्पॉट की टीम भी आ गई। ब्रजेश यादव जी प्रभारी थे, उनका एक एक्सपर्ट कुत्ता था, वो भी कोशिश कर रहा था। हम लोग रास्ते में थे जब तक हमारे नगरपालिका के कर्मचारियों का फ़ोन आया कि बच्चे का शव बरामद हो गया उस जगह जहां पर हमारे अधिशासी अधिकारी ने और हम लोगों ने बैठकर लिखा था अपनी राइटिंग में शमशान भूमि मोहल्ला अनूपपुरा और गेट। तो ये बच्चे का शव बरामद हो गया। प्रशासन के लिए, थाना स्टाफ के लिए, नगरपालिका स्टाफ के लिए और हमारे शहर के सभी सम्मान व्यक्तियों के लिए एक ये राहत की सांस है कि ये एक ऐसा पेच फंसा हुआ था कि बच्चा बया तो बहा तो गया किधर। और इसमें हमारे नगरपालिका के सभी सभासद साथी भी अपना योगदान लगातार देते रहे, समाज सेवी भी योगदान देते रहे। और हमने देखा कि नाले के अंदर आंवला में जितनी जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सारे उतरे हुए थे उस बच्चे की खोजबीन में। दूसरी तरफ रामगंगा से महुआ गांव के रहने वाले 21 साल के अजय का शव भी बरामद हो गया है। वो अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था, गहरे पानी में चले जाने से लापता हो गया। रेस्क्यू के बाद उसके शव को भी तलाश लिया गया। अजय बीटेक का छात्र था। लक्ष्मण सिंह। कहाँ रहते हैं? महुआ। बच्चे नहाने गए थे, डूब के डेथ हो गई। कितना बड़ा भाई था? 22 साल। क्या करते थे? सेकंड ईयर में है, पढ़ाई कर रहा था। तो अकेले नहाने गए थे और भी लोग थे? 2-3 बच्चे थे। परिवार के लोग थे, बाहर के लोग? परिवार के। डूब कैसे गए थे ये लोग? कोई ना कोई आपदा कुछ या गहरा पानी होगा उस वजह से। कहाँ की घटना है? रोहतापुर से आगे गंगा जी की। प्रभा टाकीज से निकली आग की लाल लाल लपटें। कोतवाली के इलाके में प्रभा टाकीज दोपहर अचानक आग की लपटों से घिर गया। इससे व्यस्त और पाश इलाके में खलबली दिखाई दी। सिनेमा हॉल के चौकीदार ने फौरन ही फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। आग बुझाने के लिए 3 गाड़ियों से पानी का इस्तेमाल किया गया। समय रहते आग पर काबू पा लेने से बड़ा हादसा टल गया। इस बीच आग और उसे बुझाने का नज़ारा देखने के लिए सड़क तक भीड़ दिखाई दी। फायर अधिकारी मनु ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। टीम ने लगातार प्रयास कर आग पर काबू पा लिया। उन्होंने बताया कि आग किस कारण लगी ये जांच का विषय है, पता लगाया जा रहा है। वहीं पुलिस भी पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगी है। बैंक अधिकारी बनकर 2.25 लाख से ज़्यादा ठगे।
थाना बारादरी के इलाके में सनराइज कॉलोनी के रहने वाले आशीष कुमार सिंह के बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड से करीब 1,87,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। उनका कहना है कि 26 जुलाई को मोबाइल पर 2 अज्ञात नंबरों से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए क्रेडिट कार्ड पर स्कीम समाप्त होने की बात कही। उसने पीड़ित से एक APK फाइल डाउनलोड कराई और SBI कार्ड और योनो ऐप के जरिए कुछ प्रक्रिया पूरी कराई। इसके बाद उनके बैंक खाते से 5 ट्रांजैक्शन में 35,990 और क्रेडिट कार्ड से 1,51,124 रुपए निकाल लिए गए। तब बैंक के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर डेबिट कार्ड और योनो ऐप और UPI ID ब्लॉक करा दी। साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। थाने में भी तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। खाते से रईसमी तरीके से 99,000 गायब। बिथरी चैनपुर थाना के ग्राम उर्ला जागीर के रहने वाले नबी हसन के बैंक खाते से 98,000 की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। इसके लिए नबी हसन ने थाने में तहरीर दी है। बताया कि बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे उनके बैंक का बड़ौदा खाते से UPI के माध्यम से 98,000 रुपए निकाल लिए गए। दोपहर में मोबाइल देखने पर उन्हें पता चला कि फ़ोन के सभी ऐप डिलीट हो चुके हैं और मोबाइल रीसेट हुआ है। इसके बाद दोबारा UPI ID बनाने पर खाते से रकम निकालने की जानकारी मिली। उन्होंने फौरन राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। तहरीर के आधार पर बिथरी चैनपुर पुलिस ने साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दिया है। कलेक्ट्रेट में DM ने किया हेल्थ ATM का शुभारंभ। DM अविनाश सिंह ने आमजन को त्वरित और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में हेल्थ ATM का फीता काट कर शुभारंभ किया। इस सुविधा का उद्देश्य जन सुनवाई के लिए प्रतिदिन कलेक्ट्रेट में आने वाले नागरिकों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराना है। DM ने कहा कि जन सुनवाई में बड़ी संख्या में दूर दराज से नागरिक अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। ऐसे में उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हेल्थ ATM स्थापित कराया है। इससे नागरिकों को बिना किसी असुविधा के प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेगी। हेल्थ ATM से नागरिक अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, ऑक्सीजन स्तर, पल्स रेट, शरीर का तापमान, वजन सहित विभिन्न जांच आसानी से करा सकेंगे। हेल्थ ATM में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक लैब टेक्नीशियन भी उपस्थित रहेंगे। उर्स से पहले दरगाह हजरत पर मेडिकल कैंप। दरगाह हजरत पर आज उर्स रदवी से पहले निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टरों ने 247 लोगों का परीक्षण कर मुफ्त दवाएं बांटी। 73 लोगों की मुफ्त ECG, 46 लोगों की शुगर की जांच हुई। सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रदा खां कादरी एहसन मियाँ की सरपरस्ती में लगे कैंप का उद्घाटन रदा मस्जिद के इमाम मुफ्ती ज़हीम रदा ने दुआ के साथ किया। दरगाह के मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि शिविर में श्री गंगाचरण आर्यवर्धन अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर शकील अहमद, फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अकीक और डॉक्टर रियाज अहमद ने कैंप में आने वालों को उचित खान पान और दिनचर्या के बारे में भी बताया। दरगाह पर मगरिब बाद उर्स की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सज्जादा नशीन ने कहा कि दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं। इनकी मेज़बानी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। 5 अगस्त तक सभी काम पूरे करा लिए जाएं। उर्स आला हजरत में चलाई जाएं विशेष ट्रेनें। 6, 7 और 8 अगस्त को होने वाले उर्स आला हजरत एवं उर्स अमीन शरीयत के मद्देनजर ऑल इंडिया रदा एक्शन कमेटी ने ज़ायरीन की सुरक्षा सुविधाओं को लेकर DRM मुरादाबाद को संबोधित ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक बरेली जंक्शन को सौंपा। ज्ञापन RSC के सचिव इमरान रदा बरकाती के नेतृत्व में दिया गया। इसमें कहा गया है कि तमाम प्रदेशों से बड़ी संख्या में ज़ायरीन बरेली पहुँचेंगे। इसे देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाने और बरेली से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाने की मांग की गई। ट्रेनों में उलमा और अकीदतमंदों पर हमलों का उल्लेख करते हुए आरक्षित और अनारक्षित डिब्बे में सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी जोर दिया है। मौलाना कमरुज़्ज़मा, मौलाना सैयद तौक़ीर रदा, मौलाना आरिफ रदा, हनीफ बरकाती, ताज खान समेत RSC के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज नबीरा आला हजरत हुजूर अदनान रदा कादरी साहब क़िबला जो ऑल इंडिया रदा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका आदेश हुआ है कि रेलवे में जाकर के मुलाकात की जाए, ज्ञापन सौंपा जाए। क्यों सौंपा जाए कि आने वाली जो तारीखें हैं 6, 7, 8 अगस्त 2026, यानी इसमें उर्से आला हजरत, उर्से रज़वी जो भारत में दूसरे नंबर पर उर्से गरीब नवाज के बाद में आता है, बड़ी तादाद में संख्या में लोग यहाँ तशरीफ लाते हैं। उसको लेकर हमने ज्ञापन दिया है स्टेशन अधीक्षक को DRM साहब के पहुंचाने के लिए। उसमें हमने मांग की है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि तमाम राज्यों से लोग जो है यहाँ अकीदत में तशरीफ लाते हैं, जिसको लेकर के हमने ये गुजारिश की है कि हर डिब्बे में, हर कोच में जो है
जीआरपी के जवान तैनात रहे, मुस्तैद रहे, ताकि कोई भी घटना ना हो पाए। क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि अभी एक उर्स गुजरा है, अभी हाल ही में उसमें जब जायरीन सफर कर रहे थे, एक मौलाना भी सफर कर रहे थे, एक आम जनता भी सफर कर रही थी, उन दोनों के साथ हादसा होता है। एक के साथ हादसा ये होता है कि उसको जो है थर्ड सेकेंड कोच में उसके साथ मारा पीटी की जाती है। फिर दूसरा हादसा ये होता है, वहां से पुल करने के बाद अयोध्या से वापसी हो रही थी किछौछा से, वहाँ एक बुजुर्ग की जो है लाश मिलती है ट्रैक के अनकरीब। तो उसमें जो उनके घर वालों को जो है बताया जाता है कि आपके घर के कोई बुजुर्ग है, उनका जो है लाश यहाँ रखी गई है। तब उनके घर वाले संपर्क करते हैं रेलवे से। इससे मालूम ये होता है कि अभी घटना जो है हो रही है उसको लगाम नहीं लगाई गई है। तो उसी बातों को लेकर उर्स आला हजरत एक बड़ा उर्स है और तैयारियां ऑल इंडिया इलेक्शन कमेटी पूरी तरीके से करती है। तो उनको हमने अपनी तरीके से भी कहा है कि हमने कुछ नंबर उनको दिए हैं कि हमारे नंबर जो है ये साथ में रहेंगे, अगर किसी को कानूनी होती अल्लाह न करे हो तो इन नंबरों पर संपर्क करे। इसी तरीके से हमने रेलवे से भी गुजारिश की है वो अपने नंबर साझा करे, जिससे कि ज़ायरीन उन नंबरों पर राब्ता करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। लिहाजा जो घटनाएं हो रही हैं उनको विराम लगाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। बरेली कॉलेज के अस्थायी कर्मचारी करेंगे भूख हड़ताल। बरेली कर्मचारी कल्याण सेवा समिति रजिस्ट्रार्ड के सचिव हरीश कुमार मौर्य के नेतृत्व में बरेली कॉलेज के अस्थायी कर्मचारी कलेक्ट्रेट पहुंचकर अफसरों से मिले, ज्ञापन सौंपा, मांग की कि बरेली कॉलेज को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, अस्थायी कर्मचारियों का विनियमितीकरण या रिक्त पदों पर समायोजन हो, सहायक श्रम आयुक्त के 17 जुलाई को जारी किए गए आदेश का अनुपालन कराए जाने पर जोर दिया। प्रशासन से 10 अगस्त तक तीनों मांगों का समाधान कराने की मांग की है। चेतावनी दी कि अगर तय समय पर मांगे पूरी नहीं हुई तो 14 अगस्त से अस्थायी कर्मचारी भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। जितेंद्र मिश्रा। क्या मामला है आज ज्ञापन देने का? देखिए, हम कर्मचारी कल्याण सेवा समिति बरेली कॉलेज बरेली के बैनर तले आज जिलाधिकारी महोदय को एक 3 सूत्रीय मांग का ज्ञापन जो है सौंपने आए हैं, जिसमें हमारे बरेली कॉलेज बरेली के अपने अस्थायी कर्मचारी साथियों को न्यूनतम वेतन और श्रम सुविधाएं देने की मांग है। और यहाँ के उप श्रम आयुक्त ने ये आदेश कर दिया है 17 जुलाई को इनको सभी चीज़ें जो है दी जाएं। और पहले भी हम लोगों को मैनेजमेंट ने लिखित में दिया है ये सुविधाएं हम देंगे। और लंबे समय से हम बरेली कॉलेज बरेली को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग कर रहे हैं तथा अस्थायी कर्मचारी को विनियमितीकरण करने की मांग और समायोजन की मांग करते आए हैं। लेकिन अभी तक ना तो हमारे प्रबंधन ने कुछ हमारी सुनवाई की है और ना उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर के हम ज्ञापन दे रहे हैं कि यदि 10 अगस्त तक हमारी मांगों को अनसुना किया गया और हमारी मांगें नहीं सुनी गई तो 14 अगस्त से महाविद्यालय में हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी बरेली कॉलेज प्रबंधन और उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।